मैं कोशिश करूँगा आपके विश्वास को कभी टूटने न दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को कभी नकारात्मक की ओर न ले जाऊँ और मैं प्रयास करूँगा कि आपको साहित्य के प्रति रुचि जगाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, मैं आपका साथी स्वागत करता हूँ आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी मोटिव पर। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बेसिक। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर और बेसिक देखना है तो आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11 और 12 वाली बुक्स एक बार ज़रूर रीड आउट आप करिएगा। और इन क्लासों में मैं बताऊंगा कौन सी आपके लिए उपयोगी है और कौन सी आपके छोड़ने वाली इसमें बातें हैं। सारा इन क्लासों में बताने वाले हैं। जी हाँ, आप क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे को बेसिक से समझाया जाए तो बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन, यानी उसका उद्देश्य क्या था। क्या प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य क्या था हिंदी साहित्य के इतिहास का। टॉपिक डालिएगा। तो साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों और उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव का सामंजस्य बिठाना तथा उस जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन करना ही साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो लाइन लिखनी है, सबसे पहली लाइन है कि साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियां और उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना। यहाँ तक ये लाइन आप नोट्स बना, ये तो अच्छी बात है, अगर बुक से है तो उसको आप अंडरलाइन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। क्या है इतिहास शब्द? आप भली भांति समझते हैं, इति और हाथ से बना है और जिसका अर्थ होता ऐसा ही था। क्या था? ऐसा ही था या ऐसा ही होगा। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ये एक वर्तमान और अतीत के पक्षों को क्या करता है, उजागर करता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। यानी आपका जो काल क्रम है, उसका उद्गम, उसका विकास कैसे हुआ, ये हमें कौन सिखाता है? इतिहास। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने को देखने को मिलता है। और साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान भी केंद्रित करता है अपनी ओर। साहित्य का कालक्रम और नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग और तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है। ठीक है, समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवियों और लेखकों का सहयोग और तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सके। तत्कालीन कवियों के काव्य कला और भाषा शिल्प में परिचित होता है, जो आगामी पीढ़ी के
लिए प्रेरणादायक हैं। जहाँ मैं कहूँ आपको, वो आपको अंडरलाइन या फिर उसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली वाली पंक्ति कही थी, वो आप एक बार अंडरलाइन या नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ें। तत्कालीन कवियों की काव्य कला और भाषा शिल्प से परिचय होती है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि और लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों को दिग्दर्शन करना, ठीक है। आगे बढ़ें आपके, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चिंत वृत्तियों का चित्रण और समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य समाज का क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो यहाँ से आप यहाँ से लगाकर और यहाँ तक, यानी ये लाइन पूरी की पूरी उतारनी है आपको, और ये लाइन पूरी पूरी और यहाँ तक, ठीक है। ये 3 लाइन आप नोट्स मेकिंग यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़े। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। क्या टॉपिक डालेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का स्रोत, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, ठीक है। क्या स्रोत है, तो इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है, वह प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त कर होने पर ही आगे बढ़ता है, यही उसकी आधार सामग्री है। ये साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, यानी इतिहास के कहें तो आपके 2 साक्ष्य, कैसे, पहला अंत्य साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अब अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियां होती है, ग्रंथ होते हैं, कवि और लेखकों की फुटकर प्रकाशित और अप्रकाशित क्या होती है, रचनाएं। यानी कृतियां आपके ग्रंथ किसकी, कवि और लेखकों की, और आपकी रचनाएं। और बाह्य जो साक्ष्य होते हैं उसमें क्या होता है, आपके ताम्र पत्रावली, शिलालेख, वंशावली और जनश्रुतियाँ जो लोगों में प्रचलित है, ठीक है, सुनाई बातें, और कहावतें, ख्यात और वचनिकाएँ जैसी सामग्री आती है बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत, जो तत्कालीन युग को परिलक्षित भी करती है। और साहित्य में अतः बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन ही प्रारंभ होता है, ठीक है। अब आपको अंडरलाइन क्या करनी है वो बताते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, क्या पॉइंट डालना है आपके, गोकुलनाथ, क्या लिखोगे, गोकुलनाथ कृत, कौन सी कृत, एक तो आपके 84, कौन सी 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, ये डालोगे। दूसरी है वो ये कौन सी, 252 वैष्णव की वार्ता, ये किसकी कृति है, रचना है, वो है आपके गोकुलनाथ की, ठीक है, ये लिखेंगे लाइन। उसके बाद नाभादास की कौन सी है, भक्तमाल, कौन सी आपके, भक्तमाल। उसके बाद में आपके ध्रुवदास की कृति कौन सी है, तो ध्रुवदास कृति कौन सी है आपके, नामावली, कौन सी, भक्त नामावली, कौन सी, भक्त नामावली। और आपके संतवाणी, क्या कह रहा हूँ, संतवाणी संग्रह, ठीक है, ये किसकी, आपके ध्रुवदास, और नाभादास की भक्तमाल। कभी कभार सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। उसके बाद में आपके आते हैं भिखारीदास कृति, यानी भिखारीदास का कौन सा संग्रह, वो है काव्य निर्णय, किसका है, भिखारीदास का। और उसके अलावा अन्य कृतियों की बात करें तो आपके कवि नामावली, मोद दंत ग्रिणी, श्रृंगार संग्रह,
और हरीश चंद्र कृत कौन सी आपके सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक किसकी आपके हरीश चंद्र, ठीक है। और माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर, किसका है कवित रत्नाकर, माता दीन मिश्र का, ठीक है। ये आपको अंडरलाइन करने जो बताइए कृतियाँ और उसके लेखक, कवि, कवि और कविताओं का परिचय मिलता है इस प्रकार अंत्य साक्ष्य प्रकाशित रचना और अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है सॉरी। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। और कर्नल जेम्स टोड, ये लाइन आप अंडरलाइन करेंगे, क्या है कर्नल टोड द्वारा लिखा राजस्थान का इतिहास, कौन सा राजस्थान का इतिहास में चारण कवियों का तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों और लेखकों का परिचय मिलता है। यानी चारण कवियों के बारे में कौन जानकारी देते हैं आपके कर्नल टोड। लेकिन जो अज्ञात कवि और लेखकों का जो परिचय है वो किसमें मिलता है, वो मिलता है काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, ठीक है। ये दो लाइनें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। आगे बढ़े मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों की निरूपित करते हुए उस समय के कवि लेखकों पर एवं आचार्यों के विचारों का भी समीक्षा की। और जनश्रुतियों का क्या मतलब होता है, जनता में प्रचलित बातें, जनश्रुतियों का एक अर्थ लिख लीजिएगा, जनश्रुति का मतलब है जनता में प्रकाशित या फिर प्रचलित बातें, जिसमें सत्य का अंश क्या रहता है, हमेशा छिपा रहता है। ये कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहता है और किंतु धीरे धीरे ये लिपिबंद हो जाता है, ठीक है, उसे लिपिबंद किया जाता है। उनमें कवियों के जीवन संबंधी घटनाओं का योगदान होता है। आगे इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन होता है। अतः ये लिपि बंद होकर ऐतिहासिक ग्रंथ भी बन जाती है, ठीक है। ऊपर से जो बताई चीजें उनको आपको एक बार नोट डाउन करना है। आगे बढ़े चले, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा यानी शुरुआत कहाँ से हुई, ये पॉइंट डालेंगे। तो हिंदी साहित्य के लेखन सामग्री प्राप्त के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। कौन से फ्रेंच विद्वान, नाम था गार्सा द तासी, क्या लिखेंगे गार्सा द तासी। और इनका ग्रंथ है इस्तवार द लो लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रथम प्रकाशन होता है कब होता है 1839 में और दूसरा प्रकाशन होता है 1847 में, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, कहाँ से आपको शुरू करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान लिखना है, नाम लिखना है क्या गार्सा द तासी। और उनका ग्रंथ कौन सा था, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना लिखना है। उसके बाद में इसका प्रथम प्रकाशन लिखोगे 1839 और दूसरा प्रकाशन होता है 1847 में। इतनी बातें लिखनी है। और आगे बात लिखेंगे, इससे अंग्रेजी वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया, यानी आपकी ए जिसका नाम ए पर है, ए बी पर है, बी सी पर है, इस प्रकार से अंग्रेजी जो वर्ण है उनके अनुसार उनको इन्होंने कालक्रम बताया है, ठीक है। और हिंदी और उर्दू के लगभग इसमें क्या है, जो इनका ग्रंथ है इसमें 70 कवियों का संग्रह मिलता है और कोई विद्वान इसमें 72 भी बताते हैं, ठीक है। आपको दोनों ध्यान रखने हैं। उसके बाद में तासी ने यानी गार्सा द तासी ने क्या किया, प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी और उनकी द्वारा रचित रचनाओं की उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। ये बातें लिखनी है। क्या लिखा इन्होंने, क्या क्या इसमें शामिल किया, तो ये लाइन पूरी उठा दीजिएगा और कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर से ये लाइन, यहाँ से इतनी ये लाइन उठानी है, ठीक है। और ये लाइन भी
यानी पैराग्राफ जो बताया वो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप एक बार लिखेंगे। आगे बढ़े। एक नई दिशा की ओर प्रथम प्रयास और कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। ये गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा की जो नींव है वो नींव की पत्थर साबित हुई, नींव का पत्थर। ठीक है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सरोज नामक 1883 में इतिहास लिखा। क्या लिखा? दूसरा इतिहास। लेकिन हिंदी में जो इतिहास लेखन है वो लिखने का सबसे पहले प्रयास करने वाला थे शिव सिंह सेंगर, और इनके ग्रंथ का नाम था शिव सरोज, और 1883 में प्रकाशित होता है। यानी आपको क्या 1839 के बाद में 1800 आपके 47 लिखोगे, किसका था? दूसरा प्रकाशन होता है। उसके बाद में आप शिव सिंह सेंगर का 1883 में। ठीक है, ये बातें लिखनी है यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, और इसमें क्या है, लगभग 1000 कवियों का वर्णन है, ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, और इसमें कवियों की जीवन संबंधी घटना और चरित्र और उन कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया। ये लाइन यहाँ तक लिखनी है, यहाँ से शुरू करके और ये इतनी लाइन। ठीक है, हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास अब लिखेंगे। तीसरा प्रयास जो करने वाले थे वो थे आपके डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और इनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित होता है। तो ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ से लगाकर और यहाँ तक आप ये छाप लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़े। उसके बाद में देखो, और इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से लिखने का प्रयास किसने किया? ये लाइन लिखेंगे। किसने किया? आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किंतु काल जो क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत है वो किसने की? मिस्र बंधुओं ने की। मिस्र बंधु कौन से थे? तो एक था श्याम बिहारी मिश्र। क्या लिखोगे? श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है, मिस्र, ये मिस्र बिंदुओं के नाम से जाने जाते हैं। 3 कवि थे इसमें, और एक था डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, और थर्ड है श्री गणेश बिहारी मिश्र। ये 3 है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इनको कहा जाता था मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़े। और उनका ये ग्रंथ है, यानी इनका ग्रंथ कौन सा था? मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित होता है। ठीक है, मिस्र बंधुओं का ग्रंथ कौन सा? ये लिखेंगे मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, इसमें काल विभाजन भी किया गया। इस समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण भी हुआ था। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। उसके बाद में लिखोगे महत्वपूर्ण कवि वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित और काल कर्मानुसार लिखा, और इस इतिहास को क्या कहा जाता? इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक और प्रारंभिक ग्रंथ भी माना जाता है। यानी कौन सा? आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक। उसके बाद में देखो थोड़ा बहुत रहा है पैराग्राफ, एक बार जल्दी से इस पैराग्राफ को फिनिश करते हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा शब्द सागर की भूमिका में 1929 में इसे प्रकाशित हुआ। कौन सा? आपके क्या लिखोगे? कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, उसके बाद में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया इन्होंने, और आगामी लेखकों के लिए जो सीधी और सरल मार्ग भी इन्होंने तैयार कर लिया। और इनका काल कर्मानुसार जो काल इन्होंने बांटा था वो न्यायोचित भी था और युगानुरूप इतिहास भी है, क्योंकि उन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर ही काल विभाजन किया था। जो उनको उपलब्ध ग्रंथ मिले उसके आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा।
इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपने दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया और उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चिंतवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से आप ये इतनी लिख लीजिएगा। ठीक है, इतनी लाइन। उसके बाद में जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ उसके साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आगे आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को प्रकृति हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य के प्रवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया, जैसे कि आपके कौन से आचार्य प्रसाद द्विवेदी, और इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य की भूमिका, कौन सा इनका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जाना जाता है। इन्होंने जिसमें तथ्य और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया, जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री और नई व्याख्या करता है। अन्य लेखकों की बात करें तो राम कुमार वर्मा, और इनका एक ग्रंथ है कौन सा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित होता है। उसके अलावा बात करें मुख्य कवियों में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और नामवर इत्यादि ये आते हैं। और इन्होंने क्या किया? अपने अध्ययन, शोध, प्रबंध और समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास की नवीनतम योगदान दिया। तो ये था आपके फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट के ऊपर आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो घंटा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे क्लास अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैंने जो बताई है उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपके भी किताब भी संक्षिप्त है और आपके नोट्स भी संक्षिप्त हो जाएं और आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।